जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ज्ञान बिंदु का हम लोग जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग, अभी तक 21 देखे हैं लोग। ये आपका 22वां टेस्ट है, तो इसे हम लोग देखे जाएगा अभी। इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा है। और इसमें देखिए पूछा रहा है, ये दर्पण वाला क्वेश्चन है। उत्तर आकृति में कौन सी मुख्य आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है? तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, तो ये देखिए कि एक मिरर है, ये दर्पण है। अब यहाँ पे रखा गया है, तो जाहिर सा बात है कि जो ये वाला होगा तो ये तो फिक्स है कि ऊपर ही आएगा। अब आपको ये चीज़ देखना है कि किधर से ऐसे ऐसे एरो एरो खींचा गया है। तो ठीक उसका जो नज़दीक वाला होगा तो पहले आएगा नज़दीक में। अब जैसे कि आप कभी देखिएगा कि जहाँ तालाब वालाब होता है तो आप पैर नीचे करके बैठते हैं तो आपका पैर से ही चित्र आता है। तो उसी प्रकार देखिएगा कि सबसे पहले इधर यहाँ आ जाएगा और ये इस पर आ जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन तो ये तो कभी होगा नहीं, ये तो नीचे आ ही नहीं सकता है। अब इन दोनों में आपको खोजना है कि कौन सा आएगा। तो देखिए कि इसमें जो पैटर्न है, पैटर्न आपका इस प्रकार है, ऐसे 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 है। और इसमें पैटर्न देखिए कि तो ऐसे ऐसे है तो पलटेगा, तो ये आपका हो जाएगा ये ऐसे ऐसे। इसमें पैटर्न नहीं है तो इससे तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी दूसरा का नंबर। उत्तर आकृति आकृति ए बी सी डी में से एक आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिएगा कि एक श्रृंखला ये दिया गया है, इसमें कौन सा पूरा करेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें देखिए कि त्रिभुज जो है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 5 गो है। इसमें 4 गो है, 1 2 3 4। तो 4 गो के बाद कौ गो आएगा? 3 गो आना चाहिए। तो अभी तो हम लोग के हिसाब से डी होना चाहिए। थोड़ा सा आंसर देखने के बाद पता चलेगा। डी ही दिया गया है, तो वही जो हम बोल रहे थे उसी प्रकार इसमें खोजा गया है। देखिए कि 2 नंबर के बाद हम लोग को 3 नंबर देखना है। और इसमें देखिए कि पूछा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। एक किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं और तथा यदि कुल बालिकाओं की संख्या 900 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे तो बना ही दिया गया है और इसका आंसर भी दिया गया है। लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो एकदम फिक्शन में आप बना सकते हैं, मात्र 10 सेकंड लगेगा आपको और बना दीजिएगा। तो देखिए ये तो नियम के तहत बनाया गया है, लेकिन हम आपको इजीली तरीके से बनाना सिखा रहे हैं। देखिए 55% विद्यार्थी है, इसका मतलब कि 55% लड़के हैं, तो इसका मतलब 45% क्या होगी? लड़की होगी। और 45% का मान कितना दे दिया गया है? 900 दे दिया गया है। तो 9 हो गया, तो 45 दूनी कितना? 90 हो जाएगा। तो ये कितना का मान निकल गया? तो 1 का मान निकल गया। अब 1 का मान निकल गया आपका 20। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100% का, तो 100% का आपका हो जाएगा 2000। और 2000 कुल संख्या है, जिसमें से आपका लड़की का 900 है, तो 900 घटा दीजिएगा तो आपका 1100 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन मौखिक बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बाकी नियम के तहत देखिए कि ये बना दिया गया है एक समान मान के, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और ये दूसरा का मेथड दिया गया है और तीसरा का मेथड हम आपको बता ही दिया, तो इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। चलिए, बार वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें तो और भी इजी होता है। तो चलिए इसे बनाया जाए, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। तो आप तो जानते होंगे कि नीचे 90 आएगा, सॉरी 99 आएगा, एक इसमें से घटेगा तो। और ये डबल बार है, ठीक है। तो आपका 18 हो जाएगा। अब बार दिया गया है तो नीचे कितना आ जाएगा? 99 आएगा। बस इसी को काट देना है, 9 से काटिएगा तो आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। आंसर भी देख लीजिए, यहाँ पर बनाया भी है, तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये आपका दहाई अंक ऐसा आता है तो 99 आता है। थोड़ा सा इसका नियम हम बताएंगे आगे जब मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें भिन्न कौन सा है? तो देखिए कि बुध, सूर्य, मंगल और पृथ्वी दिया है। तो इसमें देखिए कि बुध जो है आपको थोड़ा सा, अच्छा, बुध, मंगल, पृथ्वी और सूर्य। सूर्य जो है ये आपका क्या हो जाएगा? तारा हो जाएगा। बाकी ये सभी इसका क्या है? ग्रह है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि सूर्य होना चाहिए विकल्प में। हालांकि आंसर देख लिया जाए तो 5 का आंसर देखिएगा कि आपका बी दिया गया है, तो सही है। सूर्य एक तारा है जबकि सभी उसका उपग्रह है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है।
दो संख्याओं का योग 80 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या का यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है तो आप छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए छोटी संख्या आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो थोड़ा सा इसे अगर बनाइएगा तो ये तो एक बना दिया गया है एक्स मान के, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि 80 दो संख्याओं का योग 80 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना है तो 5 अधिक है, तो 80 में ही आपको 5 अधिक है। तो 80 में से अगर 5 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, तो आपका 5 घटाइएगा तो 75 आ जाएगा। और 75 में कितना अधिक है, 5, तो इसमें भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर 15 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में 15 दिया गया है। बाकी देखिए कि एक्स मान के यहाँ पे बनाया गया है, तो ये इसके बाद भी 15 आएगा। तो राइट आंसर आपका कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान यहाँ पे ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए थोड़ा सा बनाया जाए तो देखिए कि 13 और 19 और 8 दिया गया है। तो अगर थोड़ा सा आप देखिए कि 13 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 में अगर भाग दिया जाए 4 से तो कितना बार में जा रहा है, 8 चौका 32। तो ये हम लोग का आ जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखिए कि आपका 29 और 15 44 होता है। 44 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 32 में 8 से भाग दिए तो 4 आया। फिर 44 में 11 से भाग दिए तो 4 आया। वैसे ही देखिए कि 33 और 31 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 16 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका 16 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर देखिए। और इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ण श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो वर्ण श्रृंखला का अगर पूरा किया जाए ADIP दिया गया है। तो देखिए कि इसके जगह पे क्या आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कैसे आया है, तो देखिए कि 1 का स्क्वायर यहाँ पे 4 है, तो 2 का 2 दूनी 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे 9 का, यहाँ पे आपका 4 का है, यहाँ 5 में। तो ऐसे ही ये आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। हवा का वायुमंडल दिया गया है, तो पानी का क्या हो जाएगा, तो महासागर हो जाएगा। वायुमंडल हवा का एक बहुत बड़ा ये है, तो वैसे ही पानी का भी एक बहुत बड़ा ये है। तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। यदि कूट भाषा में चेयर्स को ये लिखा जाता है, मतलब इतना का इतना लिखा जाता है, तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, इतना का क्या हो जाएगा। तो आप कूट देखिएगा इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो उसके बाद उसी पर बना देना है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए कि कैसे बढ़ाया जा रहा है। तो सबका कोड होता है, आप तो जानते होंगे। सी तीसरा का नंबर पे आएगा, आपका H 8 पे आएगा, फिर एक E 1 पे आ जाएगा, I 9 पे आएगा। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका 3 पे है और यहाँ पे 7 है, तो 4 बढ़ा। वैसे ही यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 12 है, तो फिर 4 बढ़ा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 है, तो फिर 4 बढ़ा, तो 4 4 बढ़ रहा है। वैसे ही क्या कर देना है, इसमें 4 बढ़ा देना है। तो 20 है तो 4 बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा। 24 पे आपका x आता है। 1 है तो यहाँ पे 4 बढ़ेगा तो E हो जाएगा। और B है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 F आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि ये श्रृंखला बढ़ते जाना है। और L है 12 है तो 16, तो 16 P आपका आ जाएगा। तो देखिए और फिर 5 है तो 9 I आ जाएगा। तो देखिए x E F, तो सबसे पहले x E देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में F है। उसके बाद P देखिए तो P D में है। तो ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेरी आयु मेरे भाई की आयु के दुगने से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 18 वर्ष का हूँ तो मेरे भाई की आयु कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका डी सही दे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए बना भी दिया गया है, या बनाया जाए। बनाने अगर सभी क्वेश्चन हल करेंगे तो ये 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो इसे छोड़ दीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि बना दिया गया है, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरती है तो डैश तरंगों के प्रकाश में विभाजन हो जाती है। तो देखिए कि 7 प्रकाश से बन के श्वेत प्रकाश बना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसका सूत्र भी दे दिया गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं और इसे व्यक्त किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, एंगस्ट्रम का ये प्रतीक है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिएगा कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना हो जाता है, तो 10 पर माइनस 10 पर 10 पर पावर माइनस 10 पर मीटर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और ये प्रकाश देखिए कि वर्ण जो विक्षेप होता है, तो सबसे ऊपर लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा,
और नीला, जामुनी, बैगनी। तो ये प्रिज्म में से जब जाएगा तो बीच में आप याद रखिएगा कि हरा रहता है और सबसे ऊपर लाल रहता है। सबसे ज़्यादा विक्षेपित कौन होता है? तो आपका बैगनी होगा और सबसे कम विक्षेपित लाल होता है। इसीलिए देखिए कि कहीं पे भी लाल को सूचना के रूप में दर्शाया जाता है ताकि कम विक्षेपित हो। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। तो ये आप ध्यान दीजिए। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है इसीलिए इसका वर्ण विक्षेपण अधिक होता है। रंगों की विभिन्न पट्टियों को जब हम पर्दे पर उतारते हैं तो उसे वर्ण पटल कहा जाता है। लाल, हरा और नीला रंग को प्रारंभिक रंग कहा जाता है। पीला, मैजेंडा एवं पीकॉक नीला रंग को द्वितीय रंग कहा जाता है। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहा जाता है। जैसे देखिए कि लाल प्लस पीकॉक, तो ये क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। हरा प्लस मैजेंटा, ये आपका सफ़ेद हो जाएगा। नीला प्लस पीला, सफ़ेद हो जाएगा। लाल हरा, आपका लाल हरा नीला, तो ये आपका सफ़ेद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिग्नल की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? संगणन की गुप्त ऊष्मा पूछ रहा है। तो संगणन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, तो उसी को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा ऊष्मा के बारे में यहाँ पे बताया गया है तो आप पढ़ लीजिए, हम आपको तुरंत डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में। देखिए कि संगलन की गुप्त ऊष्मा ठोस और द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है। द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं और इसे हम प्राय संगणन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जल के किसी परिमाप के लिए माप तथा ऊष्मा के बीच ग्राफ का उल्लेख दर्शाया गया है। तो ये आप ग्राफ देख लीजिए, इससे आपको कुछ हद तक पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग। अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में और देख लिया जाए। देखिए कि जल के लिए ताप और ऊष्मा के बीच ग्राफ ये दर्शाया गया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वथनांक कितना डिग्री पे? तो 100 डिग्री पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके बारे में गैस कितना डिग्री पे होगा, भाप कैसे होगा, द्रव कैसे होगा, तो यही सब दर्शाया गया है। हिमांक 0 डिग्री से जब नीचे आते हैं तो हिमांक बनता है, यानी हिम बनता है, बर्फ। देखिए कि जल के लिए संगणन या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा LF बराबर आपका इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ये आपका जो डाटा है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ा देंगे। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होती है? तो 80 कैलोरी ग्राम होता है। भाप की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो 540 ग्राम। और जूल किलोग्राम में अलग अलग होता है। देखिए गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल किलोग्राम होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाए कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। देखिए कि विद्युत धारिता की SI इकाई फैराडे है और विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। कार्य तथा ऊर्जा SI मात्रक जूल है। कार्य तथा ऊर्जा का CGS मात्रक अर्घ है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है और CGS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड ये आपका होता है। FPS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड में होता है। MKS पद्धति में देखिए कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक मीटर में लंबाई और किलोग्राम में द्रव्यमान और सेकेंड में समय मापा जाता है। चलिए 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m मतलब मास होता है तो इसीलिए m से डिनोट किया गया है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A और B तक 3 अलग अलग पथ हैं, 1, 2 और 3 से ले जाने वाले किया गया कार्य क्रमशः W1, W2 और W3 है। तो W1, W2, W3 में सही संबंध क्या हो जाएगा? तो देखिए तीनों तो बराबर ही काम करेगा। तो इसमें देखिए W1 में आपका बराबर हो जाएगा, W2 बराबर हो जाएगा और W3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन में राइट आंसर आपका ए में दिया गया है, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। और इसी के बारे में यहाँ पे आपको समझाया गया है। तो ये आप पैराग्राफ देख सकते हैं, तो क्यों तीनों बराबर होगा, तो वही यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए स्प्रिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इस सब के बारे में इसमें कुछ कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम आपको समझा रहे हैं तो इतना जल्दी तो समझ में आएगा नहीं, इसे थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, तुरंत कल से स्टार्ट किया जाएगा इसके बारे में, फिजिक्स का चैप्टर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो देखिए कि अल्फा, बीटा और गामा होता है, जिसमें सबसे कम होता है आपका गामा का। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। इसका खोज पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था। इसका तरंगदैर्घ्य देखिएगा 10⁻−10 से लेके 10⁻−14 मीटर है, तो ये याद रखिएगा। उच्च आवृत्ति का यह विकिरण नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न होता है। चिकित्सा में देखिए कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला दिया गया है क्वेश्चन से पहले इसका देख लिया जाए। एक्स किरण दिया गया है, तो एक्स किरण की खोज
विल्हेम रोजेन के द्वारा किया गया था। इसका तरंगदैर्घ्य लगभग देखिएगा तो 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻13 मीटर तक हो सकता है, नैनोमीटर तक। इसकी चिकित्सा उपयोग अधिक है। इसका नैदानिक साधन और उपचार दोनों में प्रयोग किया जाता है, किंतु एक स्क्रीन में सजीव ऊतकों और जीवों को हानि पहुंचा सकती है। इसके लिए आवश्यक या अधिक एक्सपोजर से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों के उत्पादन की सामान्य विधि किसी धात्विक लक्ष्य पे उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करता है। तो ये आप याद रखिएगा। एक्स किरण से हम लोग को या पराबैंगनी किरण से देखिएगा कि ओजोन गैस बच जाता है हम लोग को। तो थोड़ा सा ओजोन गैस के बारे में देखा जाएगा, पहले इसके देख लिया जाए। देखिए पराबैंगनी किरण, इसका खोज रिटर के द्वारा किया गया था। इसका तरंगदैर्घ्य देखिएगा कि 4×10⁻7 से लेके आपका 10×10⁻−10 mm हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसका उपयोग सेकाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला किया जाता है। और रक्त किरण के बारे में थोड़ा सा देखिए कि इसका खोज हर्शल के द्वारा किया गया था। इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻−3 से लेकर और 10⁻6 mm तक हो सकता है। यह एक उसमें विकिरण है। एक किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसका ताप बढ़ जाती है। इसका उपयोग कुहर में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल आदि ये बनाने में। देखिए NCERT 12 जो है 12वीं का, उसका पेज नंबर 206 में ये दिया गया है। स्रोत यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो NCERT से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। और थोड़ा सा हम आपको बोले थे कि पराबैंगनी किरण के बारे में कि इसको देखिए कि O3 जो गैस है यानी कि ओजोन गैस, तो ओजोन गैस बचाती है। ओजोन गैस कैसे बचाती है? तो ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के 15 से लेकर 35 किलोमीटर ऊपर एक गैस का लेयर है, इसका नाम है आपका ओजोन गैस। ये जैसे पराबैंगनी किरण आता है सूर्य से, इस पे पड़ता है तो या तो इसके लौटा देता है, नहीं तो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा बहुत इसमें आता है जैव विविधता के अंदर भूमि पे। और देखिए बहुत सारा 99% से ज़्यादा ये लौटा देता है, जिसके कारण जैव विविधता का सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। ओजोन दिवस अब देखिए 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, ताकि जो व्यक्ति हैं लोग उसमें जागरूकता उत्पन्न हो और CFC गैस उत्पन्न कम करें, जिसके कारण सबसे ज़्यादा ओजोन गैस की क्षय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। बांध में संग्रहित जल युक्त है। तो ये देखिए कि आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा आपको बता दें कि देखिएगा कि ऊर्जा दो प्रकार का होता है। एक आपका स्थितिज ऊर्जा होता है और एक आपका होता है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उसे बोला जाता है जो अपने स्थिति के कारण यानी स्थिरता के कारण उसमें ऊर्जा इकट्ठा हो जाए, तो उसे बोला जाता है। गतिज ऊर्जा जो अपने गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न करे तो उसे गतिज ऊर्जा बोला जाता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए बांध बनाकर इकट्ठा करना ये आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। स्प्रिंग में देखिएगा स्थितिज ऊर्जा होता है। कमानी में होता है आपका तीर धनुष में होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा देखिएगा कि इसका यहाँ पे मान दिया गया है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। गतिज ऊर्जा देखिएगा कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण अगर देखा जाए तो पवन ऊर्जा हो जाएगा, और जो लहर आता है समुद्र में वो भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। डपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए डपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रक्षेपण की ओर चलता है तो स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति में बदलती हुई प्रतीत होती है। इसी बदलती हुई आवृत्ति की घटना को डपलर प्रभाव बोला जाता है। जब अपेक्षित गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही है तब वो आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। और जब देखिए कि अपेक्षित गति से श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी बढ़ रही है तो आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग ध्वनि में बहुत विस्तार से पढ़ा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है। तो ये क्या दर्शाता है? तो प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि है और इसे बी के ऊपर एरो दिया गया है, इससे सूचित किया जाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक आपका वेब मीटर हो जाएगा स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा।
CH पर अगर बात किया जाए CgS पद्धति में इसे गॉस होता है, तो ये याद रखिएगा। और एक टेस्ला बराबर इतना होता है 10⁻⁻4 गॉस, तो ये आप याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का इससे मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का CgS मात्रक मैक्सवेल होता है। और एक मैक्सवेल बराबर देखिएगा कि 10⁻⁸ वेबर के बराबर होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है, यानी मुलायम नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकलाइट हो जाएगा। देखिएगा कि बैकलाइट संश्लेषित पॉलीमर होता है। बैकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है। बैकलाइट का उपयोग बिजली के प्लस स्विच, कंघी, रेडियो, टेलीविजन के केस, बाल्टी इत्यादि के निर्माण में होता है। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक लियो हेनरिक बैकलॉर्ड द्वारा 1907 में बैकलाइट का निर्माण किया गया था। बहुलीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक के दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने यौगिक बहुलीकृत यौगिक या बहुलक कहलाते हैं। देखिएगा इसका पॉलीमर और मोनोमिलर दिया गया है, तो इसे एक बार आप जरूर पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पॉलीथिलीन का आपका हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा, इसका सूत्र दिया गया है। पॉली एस्ट्राइन का देखिएगा एस्टरीन हो जाएगा, और पॉलीप्रोपिलाइन का प्रोपिलाइन हो जाएगा। टेफ्लॉन का देखिएगा कि टेफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। पॉली मिथाइल क्लोराइड का आपका विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद राइट देखिएगा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, CH3CONH2 उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका एमाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ये याद रखिएगा। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, उस समीकरण को छांटिए जो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि आपको समझा दिया गया है, तो एक बार आप समझ लीजिए बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को। तो देखिए कि जब तक आप बॉयल के नियम आप नहीं जानते हैं और चार्ल्स के नियम नहीं जानते हैं, तब तक ये समीकरण आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम 2-3 दिन में इस पे टॉपिक लेके आ रहे हैं, उसे ज़रूर देखिएगा, ताकि जो फिजिक्स का जितना न्यूमेरिकल है उसका सभी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए हर एग्जाम में 10-15 गो न्यूमेरिकल पूछ दे रहा है, तो हर अगर बताइए अगर हम इसको अगर समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इससे अच्छा है कि टॉपिक वाइज इसे पढ़ लिया जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन है, उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4। और देखिएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अचक्रीय हाइड्रोजन पाए जाते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आदि ये हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कि मीथेन का ये सूत्र हो गया आपका CH और 4 होता है, यानी कि C 1 हो जाएगा और जो H है ये 4 है, तो ये आप थोड़ा सा इसका सूत्र हो गया। एथेन देखिएगा कि C2 और देखिए 2 2 4 6 और H 6 होता है, तो ये आपका एथेन का हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चक्रीय हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसमें से कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिलीन, एथिलीन, बेंजीन, फिनॉल आदि होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूखी बर्फ है, तो सूखी बर्फ कार्बन डाई ठोस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, उसका ठोस होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका उपयोग शीतलक एजेंट के रूप में किया जाता है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त होता है। CO2 गैस आग बुझाने में काम में आता है। अग्निशमन यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया कराकर CO2 गैस तैयार की जाती है। देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल कार्बनिक अम्ल H2CO3 कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना आप जानते ही हैं कि इसमें आपका CO2 हो जाएगा, यानी कि C1 और 2 O जो है ये 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, H3O9 सल्फर ट्राईऑक्साइड त्रिअणु में SS बंध की संख्या है, तो SS बंध की संख्या कितना है? तो इसमें 0 हो जाएगा, तो 26 का राइट आंसर आपका 0 सही है। यहाँ पे देखिए कि दर्शाया गया है बना के, हीरा की संरचना नियमित चतुष्फलीय होती है और ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय होता है, तो ये आप जरूर दोनों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये देखिए कि बॉन्ड जो है ये बंद दर्शाया गया है, तो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, देखिए पूछा है कि दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास है, तो इसका परास जो होता है दृश्य प्रकाश का
400 nm से लेकर 700 nm के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 27 का। देखिएगा कि दृश्य प्रकाश तरंग है, यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वाधिक सुपरिचित रूप है। यह उस स्पेक्ट्रम का भाग है जिसके लिए मानवीय नेत्र संवेदनशील होती है। और देखिएगा कि विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण हैं, जिसमें प्रकाश देखिएगा और तरंग देखिएगा। तो रेडियो तरंग का होता है आपका 0.1 m होता है, और सूक्ष्म तरंग का आपका देखिएगा 0.1 m से लेके 1 mm के आसपास में होता है। और रक्त तरंग का देखिएगा 1 mm से लेके 700 mm होता है। दृश्य तरंग का 700 nm से लेके 400 nm होता है। पारावैज्ञानिक तरंग का 400 से लेके 1 nm होता है। एक्स किरण का देखिए कि 1 nm से लेके 10⁻³ nm हो जाएगा। और गामा किरण का देख लीजिए 10⁻³ nm हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो अविलंब से मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से मुड़ जाती है। प्रकाश का अपवर्तन देखिए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और इसी को बोला जाता है प्रकाश का विवर्तन। देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है। तो ये देखिए कि यहाँ से आया तो ये कैसे दूर गया। और आगे देखिएगा, अच्छा यहीं पे ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा हम प्रकाश तरंग के बारे में बता दें कि देखिए प्रकाश तरंग जब ये सूर्य के प्रकाश से आता है तो इसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ये स्वतंत्र रूप से आता है। और निर्वात में इसका सबसे स्पीड होता है, जो आता है वो पुटिका के रूप में आता है, और जिस पे टकराएगा तो वहाँ पे प्रज्वलित होता है और वहाँ पे ऊर्जा देता है। और देखिए कि जो सूर्य का प्रकाश का जो ये स्रोत है, नाभिकीय संलयन का अभिक्रिया इसमें चलता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का मात्रा सब सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, योगात्मक हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कि डिटेल में समझा दिया गया है, तो हम सोच रहे हैं कि आपका केमिस्ट्री सही से पढ़ा दें, तो इसमें थोड़ा सा अगर हम समझाएंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। CaCO3 और S दिया गया है यहाँ पे प्लस देखिए कि एक यहाँ पे उपरोक्त अभिक्रिया का ये दिया गया है। अभिक्रिया को साम्य अवस्था पे बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अभिक्रिया करा के दिखा दिया गया है, आप एक बार थोड़ा सा सही तरीका से देख लीजिए। इसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातित है, तो किस में अनुपातित है? तो इसका हो जाएगा तापमान हो जाएगा। तो देखिए गैसीय अणु की औसत गतिज ऊर्जा सीधे तापमान का अनुपातिक होता है। तो गैसों की गतिक समीकरण के अनुसार देखिएगा कि PV बराबर 1/3 m यानी मास N/c² आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा, महानदी पे है। देखिए विश्व में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, मानव निर्मित। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी में है, तो ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध भागीरथी और भीलकाना नदी पे है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो ये याद रखिएगा। और पंजाब में स्थित भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पे स्थित है, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस पर निर्मित बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। उस बांध के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर कहा जाता है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। दामोदर घाटी परियोजना देखिए भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। इसमें दामोदर और उसकी सहायक नदियों बराकर, कुनार, बोकारो बांध बनाया गया, जो संयुक्त अमेरिका के टेंसी नदी परियोजना पर आधारित है। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है बांध और परियोजना नदी लाभांती से। तो देखिएगा कि सबरीगिरी ये परियोजना आपकी पक्की पंबा नदी पे है, तो ये केरल हो जाएगा। इडुक्की ये पेरियार नदी पे है, केरल। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाएगा। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और निमो बाजगो परियोजना ये सिंधु नदी पे है, लेह लद्दाख में है। गलिहार परियोजना देखिएगा, यह बलिहार परियोजना तो बगहालियार परियोजना के नाम से भी ये जाना जाता है, चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर।
संसदीय शासन का मूल्य सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी कि संसदीय जो ये एक लोकतंत्र देश में ही चुना जाता है, और जब लोकतंत्र तरीका से चुना जाएगा यानी पब्लिकों के द्वारा, तो पब्लिक के प्रति ही उत्तरदायित्व होता है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। और पहला शहर कौन सा है? तो ये आप बताइए। पहला शहर आपका मुंबई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ देख लिया जाए विस्तार में। भारत विश्व की अगर जनसंख्या का बात किया जाए प्रतिशत के हिसाब से, तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगर भूमि का बात किया जाए तो 2.8% ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले, एक महाराष्ट्र के थाने हैं और पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या घनत्व तो केवल एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति है लोग, तो ये आप याद रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुंबे देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला ये जिला है। नागालैंड के लोंगलेंग जिले में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर -58.39 दर्ज की गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली देश का सर्वाधिक जन घनत्व वाला है। देखिए कि प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका 37,346 हो जाएगा। वहीं पूरे राज्य में बात किया जाए तो बिहार एक नंबर पर आता है, 1106 आता है बिहार का। देखिए कि 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के लद्दाख में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, मई 2020 में भारत के किस शहर में जहरीली गैस से रिझाव का सामना किया गया? तो ये आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें देखिए दुर्घटना में स्टीरीन गैस का रिझाव हुआ था। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक घटना हुआ था, जिसमें देखिएगा कि भोपाल गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट रिझाव हुआ था, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार आपका क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार हो जाएगा। देखिए कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, आर्टिकल 31 में शामिल किया गया था। लेकिन देखिए काफ़ी ज़्यादा समस्या आने के कारण जमींदारी प्रथा था और भूमि अधिग्रहण ये सब संबंधित था, तो तुरंत ये चला जा रहा था लोग कोर्ट में। तो इसको सोल्यूशन निकालने के लिए आर्टिकल 31 को ले जाके आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300 के कम में रख दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 2020 में रोजर पेनरेज ने डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। तो 2020 का तो पूछेगा नहीं, 2024 का पूछेगा, तो ये आपको देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, तो डैश के भलाई के लिए किया गया, तो असंगठित क्षेत्रीय कामगारों के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिएगा कि ये कुछ कार्यक्रम दिया गया है जो कि 2017, 2018, 19 का। तो देखिए ये हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो इसीलिए ये सब हम लोग के लिए उतना उपयोगी नहीं है। करंट में जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा ये घोषित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखा जाए तो देखिएगा कि बेंजामिन डिज़रायली 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया। 1857 की क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। तो ये आप याद रखिएगा। 1857 का जो प्रतीक था कमल और रोटी था, रोटी को ही चपाती बोला जाता है। 1857 की क्रांति की आधिकारिक शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था। इसमें देखिए कि मंगल पांडे के द्वारा 2 अधिकारियों को मेरठ में मार दिया जाता है और वहीं से ये क्रांति स्टार्ट होता है। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 की पुस्तक की रचना S.N. सेन के द्वारा किया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं। 1857 के क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मत हैं। तो देखिएगा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन के द्वारा बोला गया और डलहौजी के द्वारा, बेंजामिन डलहौजी। और यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। T.R. होप्स, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस, और ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटग्रम और W. टेलर,
यह धर्मार्थों का ईसाई के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। LER रिच। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध BR सावरकर। न तो प्रथम युद्ध, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता, ये RC मजूमदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पेंसिल का हो जाएगा। पेंसिल पोर्टल को गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में किया था। प्रत्येक 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें 41 नंबर क्वेश्चन है, जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 में किया गया? तो ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, इसे अरुणाचल प्रदेश में किया गया, लेकिन ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिमी ओर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैलिफोर्निया को विश्व की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है और भारत के सिलिकॉन वैली आपका किसको बुलाया जाता है? तो बेंगलोर को बुलाया जाता है। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स नगर देखिए फिल्मी उद्योग के लिए जाना जाता है और हॉलीवुड यहीं पे स्थित है। कैलिफोर्निया का तट प्रशांत महासागर से लगता है और कैलिफोर्निया की जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया कहाँ दिया गया? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सारनाथ में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कि उरुबेला वर्तमान बोध गया से बुद्ध सारनाथ ऋषिपट्टनम में है और यहाँ पे 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश देते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ये तो आप जानते ही हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और शाक्य कुल से ये संबंधित है। इनका जन्म देखिए कि लुम्बिनी में हुआ है, तो ये आप याद रखिए। इनके बारे में तो बार बार हम डिटेल से बताते ही रहते हैं, आगे भी बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ये आपको पता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी और बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया। इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 45 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ये याद रखिएगा। और देखिए कांग्रेस कार्य समिति के 14 जुलाई 1942 को संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दी गई। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी की ग्वालियर टैंक में बैठक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया। इस दिन अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो चलाकर सभी जितने महत्वपूर्ण लीडर थे सभी को जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में देखिए कि इसका नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, तो ये याद रखिएगा। यह एक नेतृहीन विहीन यानी कि सभी नेता को जेल में डाल दिया गया था, तो इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। अब थोड़ा सा देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में एक लोक नारायण नाम से प्रसिद्ध है, तो देखिए कि ये नेपाल चलेगा और जाके वहाँ से जयप्रकाश नारायण जाके वहाँ से गोरिल्ला युद्ध स्टार्ट किए थे, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। खिलाफत आंदोलन तो ये छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। चाहे देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 22 तक चला। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी खिलाफत अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। देखिए कि सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन स्वीकार कर लिया गया था। अबुल कलाम आजाद ने इस आंदोलन के प्रचार में अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन है 47 से 50 में देखेंगे लोग, तो इसमें देखिएगा कि एक पाई चार्ट दिया गया है और उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका 47, 48, 49, 50 4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सभी का यहाँ पे ये दे दिया गया है। थोड़ा सा छोटा अगर करें तो देखिए ये जो बिंदु वाला है ये वाला, तो ये आपका प्लाईवुड है और ये आपका समय दिया गया है और ये आपका पैराग्राफ दिया गया है कितना ऊपर नीचे जा रहा है। आरा लकड़ी, तो लकड़ी का जो दिया गया है ये स्टार वाला है और त्रिभुज वाला जो दिया गया है ये लठ है यानी लाठी का दिया गया है। तो ये 3 चीज़ का एक पैराग्राफ दिया गया है और इसी से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
पूछ रहा है कि किस उत्पाद की कीमत में पिछले साल के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशत यानी प्रतिशत देखने को आई। तो इसका राइट आंसर आपका प्लाईवुड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि बना भी दिया गया है। प्लाईवुड की कीमत में 2014 से 2015 के बीच में आपका 3%, 3% तो नहीं दिया गया है, 3 ऐसे ही दिया गया है कि बढ़ा है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे लोग कि देखिएगा कि कब से कब ये प्लाईवुड का बात किया जा रहा है। तो 14 से 15, तो थोड़ा सा देखिए कैसे बनाया जाता है। ये आपका 14 हो गया, और ये 14 और ये 15 हो गया। तो 14-15 में देखिए सभी में, तो इसमें देखिए आपका प्लाईवुड, तो यहाँ से ये नीचे आया है। अच्छा, यहाँ से हाँ 14 ये हो गया, तो यहाँ से 15 गया है यहाँ पे नीचे। तो तीन दूनी 6 होता है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट का बढ़ोतरी हुआ है। वहीं पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 12 से 15 है, तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट का बढ़ोतरी हुआ है। ये तो बढ़ोतरी नहीं हुआ है, तो ये तो सही नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशत देखने में मिली है। तो ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आप कुल देखिएगा तो कुल यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, और उसके बाद यहाँ पे कुल देखिएगा तो ये कम हो जाएगा। तो ये जाहिर सा बात है, जो ये देखिएगा कि यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो ये तो कम होना ही है, तो इसीलिए इसका प्रतिशत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला का तो हम लोग का आंसर मिल गया 47 का। तो 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा क्यों ए ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही सब यहाँ पे बना दिया गया है। और अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। किस वर्ष में 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि जबकि तृतीय उत्पाद के मूल्य में कमी हुई है? तो देखिए कि 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2014 हम लोग थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे 2014 कौन दर्शाया जा रहा है, तो ये दर्शाया जा रहा है। तो आपका देखिए 2014 में यहाँ से ये गिरा है, बाकी ये दोनों में बढ़ोतरी हुआ है। तो ये सही है, एक में घटा हुआ है, 2 में बढ़ोतरी हुआ है। 48 में यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस में घटा, किस में बढ़ोतरी हुआ है। तो 2014 ये ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। लकड़ी के लठ के प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशत क्या होगी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए 2011 में लट्ठे की कीमत में प्रतिशत वृद्धि हुई है, जिसमें यहाँ पे बना भी दिया गया है। तो आप एक बार पैराग्राफ देखिए, इसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। किस वर्ष में सभी तीनों उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है? तो देखिए इधर थोड़ा सा देखा जाए कि तीनों में बढ़ोतरी कब हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा 2012, 13 और 16 और 10 दिया है। तो इन्हीं चारों में से कोई होगा। तो सबसे पहले 2010 देखा जाए, तो 2010 में तीनों में बढ़ोतरी तो नहीं मिला है, क्योंकि ये तो सामने ही है। और 2012 में देखिएगा तो ये तीनों में बढ़ोतरी देखने को मिला है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है, और ये भी बढ़ोतरी हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका 2012 होना चाहिए। तो एक बार आंसर देख लिया जाए तो पता चल जाएगा। सही है, 2012 ही दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ए में 2012 दिया है, तो ए राइट आंसर है। तो बहुत आसान है, पैराग्राफ देखिए और बनाते जाइए। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एक एवं प्रतिबल। तो देखिए कि विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। तो न्यूटन 3 नियम दिया, एक पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहला नियम ये गति के नियम है। तो गति के नियम में देखिएगा कि इसमें दिया गया कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, और कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति रहता है जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगे। तो ये पहला नियम है। और देखिए बाहरी बल लगने का मतलब क्या है कि गति का बल लग रहा है गति पे, तो बल का नियम यहीं से निकलता है, और दूसरा में सिद्ध हो जाता है। तीसरा में देखिए कि क्रिया प्रतिक्रिया इसे जाना जाता है कि कोई भी चीज़ पे अगर क्रिया किया जाए तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो करेगा ही करेगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल और प्रतिबल विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे कि एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए कि ये एक पत्थर का टुकड़ा हो गया, ठीक है, और इधर से मान लीजिए कि आप जा रहे हैं तो आप इसे ढकेल रहे हैं इधर, तो
जितना आप बल लगाइएगा उतना ही ये भी बल लगाएगा। लेकिन अगर आप जितना इसका आंतरिक बल होगा उससे ज़्यादा अगर हम लोग लगाएंगे तो पत्थर खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं तो वहीं का वहीं रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए F1 और F2 दोनों बराबर बल लगा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। देखिएगा कि जल में तैरते हुए जल में तैरने में, बंदूक चलाने में, बैलगाड़ी चलाने में, रॉकेट प्रणोदक में क्रियाओं में न्यूटन के तृतीय नियम का ये उदाहरण है। न्यूटन ने अपनी किताब मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में गति से संबंधित 3 नियम का प्रतिपादन किया था। प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और द्वितीय नियम बल का व्यंजक मिलता है, F बराबर मास, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, ये आपका पोटेशियम का ये सूत्र दिया गया है। ये नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, पीबी, ये सीसा है हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये ऐसे ही दिया जा रहा है। तो आप सबसे पहले पोटेशियम याद रखिएगा, ये इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्रियाशीलता। सबसे अधिक क्रियाशीलता पोटेशियम में, और इसमें ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। Au यानी कि सोना का ये रासायनिक सूत्र बनाने की प्रवृत्ति सबसे कम होगी। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए, ये Al, जिंक और ये Pb आपका सीसा का हो जाएगा रासायनिक सूत्र। ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है। तो अम्लीय और क्षार तो हम लोग कितना बार आपका समझे हैं लोग, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो आप जानते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जूल में ही ऊर्जा मापा जाता है, और कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का CG/SC पद्धति में अर्घ होता है। तो ये आप याद रखिएगा, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ हो जाएगा। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है, और न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। देखिए बल का CGS पद्धति में डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा 54 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग डैश है, तो स्प्रिंग संकुचित होगी। और देखिए स्प्रिंग आपका स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आती है, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी, यानी दबेगा। स्प्रिंग में लगने वाला बल देखिएगा कि ये आपका दे दिया गया है, जहाँ के स्प्रिंग नियतांक दिया गया है, ठीक है। और स्प्रिंग में ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी देखिए तो ये आपका उसका सूत्र है, जहाँ वाई बराबर स्प्रिंग में संपीड़न का प्रसार, और हुक के नियम के अनुसार देखिएगा तो बल प्रति विकृति होता है। तो ये आप याद रखिएगा, और इसी के बारे में यहाँ पे सूत्र दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। इसमें देखिएगा थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शा रहा है। तो देखिए कि समान त्वरण दर्शा रहा है, तो देखते देखते आप आंसर इसका लगा सकते हैं। ये है तो देखिए कि पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। ये है कि इधर मुड़ रहा है दाएं बाएं, ऊपर नीचे हो रहा है, और ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया। लेकिन ये है कि सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, समान त्वरण दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देख के ही बना सकते हैं। देखिएगा कि विकल्प ए ग्राफ का सही त्वरण है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक समान त्वरण गति, यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही है तो वेग समय ग्राफ ही सरल रेखा होगा, जो समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है, तो ये वेग आपका देखिए ऊपर की तरफ है, और ये सिर्फ एक ही दिशा में बना रहा है। देखिए समान गति, यदि कोई वस्तु समान गति कर रहा है तो उसका वेग नियत होगा, अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा जो समय अक्ष के समानांतर होगा। तो यहाँ पे दर्शाया गया है, ये वेग देखिए ग्राफ में संभव होने वाला ग्राफ है, तो ये आपका नहीं होना है क्योंकि ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप देखिए लिए, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 के बाद 56 नंबर। खुली श्रृंखला वाले कार्बोहाइड्रेट जिसमें C बराबर C बंद हो तो कहलाती है। तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे एल्कीन बोला जाता है। कार्बन बराबर कार्बन बंद हो तो एल्कीन बोला जाता है। खुली श्रृंखला वाले
हाइड्रोकार्बन में C बराबर C यानी कार्बन बराबर कार्बन हो तो एल्कीन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन देखिएगा, इसमें एल्केन कहते हैं और एकल बंध हाइड्रोकार्बन होता है। इसका सूत्र देखिए CnH2n+ हो जाएगा। प्रथम यौगिक मीथेन होता है, यानी मीथेन है CH4, तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा। असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन में देखिएगा कि एल्किन द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा और एल्किन के प्रथम सदस्य एथिलीन अथवा एथीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर तैलीय द्रव प्राप्त होता है। अतः एल्किन को ओलिफिन तैलीय यौगिक बनाने वाला भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए, एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिअम्ल बंध जुड़ा होता है। तो देखिएगा C बराबर C, ये आपका 1 और 2 हो जाएगा। एल्केन तथा एल्काइन की तुलना में एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, जिसका सामान्य सूत्र देखिएगा कि CnH2n-2 हो जाएगा। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइल होता है, तो ये आप याद रखिएगा, जो एसिटिलीन नाम से प्रचलित है। एसिटिलीन का उपयोग आर्क वेल्डिंग के ऑक्सीजन ज्वाला के रूप में होता है, जो ऑक्सीजन गैस तथा एसिटिलीन को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो देखिएगा कि आप वेल्डिंग कराने जाइएगा तो वहाँ पे एक गैस निकलता है और वेल्डिंग करता है लोहा का, तो आप देखे होंगे कभी ना कभी। C-C एक एकल बंधन की लंबाई की तुलना में C बराबर C द्विआमी बंध की लंबाई छोटी होती है। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को संतृप्त श्रृंखला एल्केन और असंतृप्त यानी एल्किन तथा एल्काइन, चक्रीय एथिसाइलिन तथा एरोमेटिक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कठोर होता है, तो इसका कारण है पानी से मिलकर ये कठोर हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से मिलकर कठोर हो जाता है। देखिए कि इसका सूत्र क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 393 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है, बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो ये सूत्र जरूर याद रखिएगा, CaSO4 और 1/2 H2O हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है। ये आप जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लीजिएगा, अभिक्रिया करके बन रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने और मूर्ति निर्माण के में भी किया जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोपेरोक्साइड है, तो हाइड्रोपेरोक्साइड क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा कि ये आपका एक अपचायक तो नहीं है, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंसर देख लिया जाए थोड़ा सा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन और अपचायक दोनों होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड आदि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज थिनार्ड ने की थी। थिनार्ड ने बेरिंग पेरोक्साइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त किया और उसका नाम ऑक्सीजेंट वाटर रखा। इसका अणुसूत्र देखिएगा कि तो H2O2 होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 प्राकृतिक में अत्यंत अल्प मात्रा में वायुमंडल, वर्षा जल और बर्फ आदि में पाया जाता है। यह संभवतः जलवाष्प की उपस्थिति में ऑक्सीजन पर पराबैंगनिक किरणों के प्रभाव से बनता है। यह अपने ऑक्सीजन गुणों के कारण विरंजन चूर्ण करता है। इसका उपयोग बलों के ब्लीचिंग में होता है। यह जर्मनाशी और प्रतिरोधी के रूप में घाव धोने, गरारे करने और दांत और कान साफ करने के लिए काम में आता है और ये दूध, शराब आदि का परीक्षण करने में भी काम में आता है। यह रॉकेट, पनडुब्बियों और टारपीडो ईंधन के रूप में भी ये उपयोग किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 98 के बाद 59 नंबर। एट्रोपी की इकाई क्या है, तो एट्रोपी की इकाई आपका डी हो जाएगा, जहाँ पे JK और पावर में -1 हो जाएगा और मोल पावर में -1। यहाँ पे एंट्रोपी की इकाई यहाँ पे दे दिया गया है। किसी तंत्र की यात्री इच्छाकर्ता के माप को एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी एक मात्रात्मक गुण है, अतः इसकी इकाई में पदार्थ की मात्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये आप याद रखिए कि ये है क्या, जब दो गैसों को मिश्रण किया जाता है तो इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। किसी खुले तंत्र की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन होगा, तो देखिएगा यहाँ पे कोण कहिए या थीटा कहिए, एस टोटल बराबर यहाँ पे तंत्र और यहाँ पे परिवेश दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। CaH2O में हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका राइट आंसर आपका सी सही है, -1 हो जाएगा। देखिए CaH2
में हाइड्रोजन ऑक्सीकरण की संख्या -1 है। H का ऑक्सीकरण संख्या x है, तब यहाँ पे देखिएगा ये आपका सूत्र दे दिया गया है, तो ये एक बार देख लीजिए। धातु के हाइड्रोजन में हाइड्रोजनीकरण की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। जीन अभियांत्रिक में जीन का क्या किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का एप्लीकेशन, मैनिपुलेशन, रिप्लेशन, डुप्लीकेशन। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, तो देखिए कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, मैनिपुलेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी 61 का सही हो जाएगा। आंसर भी देख लिया जाए, तो देखिए सी ही दिया गया है। तो देखिएगा जीन अभियांत्रिक तात्पर्य ऐसे तकनीकी से है जिसमें जीन की संरचना में कृत्रिम रूप से बदलाव करके जीवों के लक्षण निर्धारित किए जाते हैं। और देखिए कि जीन अभियांत्रिक के अंतर्गत मुख्य विधि डीएनए रिकोबिनेटेंट टेक्नोलॉजी है। जीन अभियांत्रिकी की खोज पॉल वर्क के द्वारा किया गया था। इस तकनीकी में डीएनए की किसी अंग को काटने के लिए रेस्ट्रिकल इंडोक्लिरिज एंजाइम तथा जोड़ने के लिए लेगर एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1909 में जोहानसन ने किया था, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 62 नंबर। डैश कोशिका में डीएनए होता है, तो देखिए कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, फिर केंद्रक में, दोनों में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। डीएनए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक में पाया जाता है। इसका खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा खोज किया गया था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते रहता है। एक अणु है जो एक बहुलक है। और देखिए डीएनए में पॉलीन्यूक्लिक चैन होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जो कोशिका कहलाती है, जैसे द्रवित जलिका, सूत्रकणिकाएं, सूक्ष्मकाय, गोल्जी मिश्रण और लयनकाय। तो ये सब हम लोग देखा जाएगा जब हम आपका पढ़ाएंगे कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है। तो देखिए कि झिल्ली कोशिका ऐसे होता है, ठीक है, इसमें आपका द्रव आ जाएगा और केंद्रक तो यहाँ पे रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक देखिए कि कोशिका झिल्ली जो होता है तो यहाँ पे पाया जाता है और ये आपको कंट्रोल करके रखता है। देखिए कि अंतर्जालिका प्रदिजालिका के खोजकर्ता पॉटर और थॉमसन है। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखिल झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंत प्रदेवी जालिका कहा जाता है। यह लाइपोप्रीन की बनी होती है। तो जिससे देखिएगा कि ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोशिका है और केंद्रक यहाँ पे है, तो फिर देखिए कि एक यहाँ पे रहेगा और ये भी केंद्रक के अनुरूप है। अब इसमें छोटा छोटा कण होता, छोटा छोटा आप देखिए सुराग होता है और यही इससे बोला जाता है प्रदवी जालिका। इसका क्या काम है कि इधर से मान लीजिए कोई मटेरियल है तो इसको इसी रास्ता से भेजना, और जिसका जरूरत है वही जाएगा, बाकी किसी को नहीं भेजता है। तो अर्थ पारगम होता है और ये छोटा छोटा क्षुद्र होता है, तो इसमें से बाहर भी भेजता है जो इसका यूज अंदर हो गया है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। जीव कृमि या एकावर्म किसका साधारण भाषा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बेलोनोग्लोस का ये साधारण भाषा है। देखिएगा कि जीव कृमि बेलोनोग्लोस का साधारण नाम है। इसे कार्डोडा और नॉन कार्डोडा के बीच की योजक कड़ी है। हेमी कार्डोडा देखिएगा कि इसे पहले कार्डेडा संघ के अंतर्गत उपसंघ में रखा गया था, परंतु अब इसे एक अलग संघ के अंतर्गत रखा गया है। ये समुद्री जीव है जो कृमि के समान होता है लोग, यानी लचीला टाइप के। देखिए कि इसका संगठन तंत्र स्तर पे होता है। ये द्वि पार्श्व समिति त्रिकोणीय द्विगुणा युक्त प्रणाली है लोग। इसका शरीर बेलनाकार होता है तथा परिसंच तंत्र बंद प्रकार का होता है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं लोग। तो ये आप देख सकते हैं। प्लेटी हेमेथिन संघ से संबंधित उदाहरण है जिसमें टीनिया सेलिसा फेलिसिया होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। चिरोप्टेरोफिलिस में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। पराग कोष से निकलने वाला पराग का फूल के मादा भाग के वर्तिकांग तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहा जाता है। जब किसी पुष्प के पराग कोष से उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकांग तथा परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे स्वपरागकण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकांग तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे पराग कहते हैं। पराग की क्रिया वायु, जल, कीट, पक्षी और चमगादड़ द्वारा होता है। कीट द्वारा होने वाला परागकण को एंटियोफिला बोला जाता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। सर्वाधिक परागकण मधुमक्खी कीटों से होता है।
कदम्बम के फूल में चमगादड़ द्वारा परागकण ज़्यादा होता है। तो कदम के एक आता है, पौधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। डार्विन ने उद्विकास के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए हैं, तो देखिए जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, तो ये याद रखिएगा। संघर्ष के दौरान जीने के लिए सामर्थ्य उत्तरजीवी का आवश्यक है। और देखिए प्राकृतिक चयन, डार्विन को उद्विकवास का जनक कहा जाता है। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी है। डार्विन की पक्षी देखिए पींच को तथा डार्विन की टापू प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस टापू को कहा जाता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री मथन ने प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभाव की व्याख्या की है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। प्रत्येक विक्र में कौन से अनेक निस्तंदयी और एकक उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वृक्राणु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और देखिएगा कि मानव शरीर में एक जोड़ा गुर्दा कहिए या किडनी कहिए होता है। इसका आकार देखिएगा कि 11 गुना 5 गुना 3 सेंटीमीटर होता है। वृक्क का कार्य रक्त को छानना, मूत्र का निर्माण करना, और विक्र जिस आवरण से घिरा होता है उसे पेरिटोनियम बोला जाता है। और विक्र या गुर्दा का कार्यात्मक इकाई जो होता है, जो कार्य करता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। यह मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी तंत्र है। उत्सर्जी देखिएगा कि उत्सर्जन का उद्देश्य समस्थैनिक को बनाए रखना है। विक्र में पथरी यूरिक अम्ल या कैल्शियम ऑक्जिलेट कैल्शियम फास्फेट के कारण बनता है। मूत्र के स्रावन को डायूरेटिक औषधि द्वारा बढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा 67 नंबर। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। देखिए इसका खोज डी डुब्रे के द्वारा किया गया था। यह गोलाकार संरचना, इसके अंदर हाइड्रोक्लिक एंजाइम होता है। और देखिए यह एंजाइम कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। जब लाइसोसोम फट जाता है तो संपूर्ण कोशिका का पाचन हो जाता है। आँख से निकलने वाला आंसू भी हाइड्रोटिक एंजाइम पाया जाता है, जो आंखों में आने वाले धूलकण, रोगाणु आदि को पचा देता है। देखिए कि लाइसोसोम में राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती है, जिस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। यह अंतर्द्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर होते हैं। राइबोसोम कोशिका संश्लेषण में सहायक होता है। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के सतह पर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता आप देखिए कि अल्टमैन है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एरिथ्रोज हो जाएगा, जाइलोज हो जाएगा और मैनोज हो जाएगा। देखिए कि एथ्रोज टेट्रोसेकेराइड है और इसका सूत्र होता है C4H8 और O4 होता है। जाइलोज का सूत्र देखिएगा कि आपका C5H10 और O5 हो जाएगा। यह शर्करा लकड़ियों से पहली बार संश्लेषित किए गए थे, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि मैनोज का सूत्र आपका C6H12 और O6 होता है। गेक्टोस का सूत्र देखिएगा तो CH12 और O6 होता है। राइबोजन का सूत्र देखिएगा तो C5H10 और O5 होता है। तो ये सभी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वो कहलाते हैं, तो उसे बोला जाता है राइबोजेम्स के नाम से जाना जाता है। डीऑक्सी राइबोजेम्स को डीएनए एंजाइम भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह वंशनागत लक्षणों में से एक वंश से दूसरे वंश तक ले जाता है। इसमें जीन की स्थिति रहती है। आरएनए में देखिए कि राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक मानव युग में डैश होता है, तो इसमें देखिएगा कि द्विगुणित होता है, तो ये याद रखिएगा। लैंगिक जनन के दौरान दो जनन कोशिकाएं संयुक्त होकर युग्म बनाता है का निर्माण करता है। युग्म नज का निर्माण निषेचन के बाद होता है, जो वृद्धि करके भ्रूण बनता है। द्विगुणित युग्म नज से संपूर्ण सुविकसित भ्रूण के परिवर्तन होने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। भ्रूण एक झिल्ली के द्वारा माता के गर्भ से जुड़ा होता है। यह झिल्ली को प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्पोडो क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मस्तिष्क में ये पाया जाता है। यह अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है, जिसे
मेंसिनोफ्लोरा भी कहा जाता है। यह दृष्टि एवं श्रव शक्ति के नियंत्रण केंद्रित के रूप में काम करता है। मेंसिनोफ्लोरा 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। ये ऊपर के 2 पिंड होते हैं और नीचे के 2 टेगमेंटन कहलाते हैं। टिक्टम दृष्टि क्रिया को तथा टिगमेंटन श्रवण हेतु उत्तरदायी होती है। मानव का मस्तिष्क अस्थियों के एक खोल क्रोनियम बंद रहता है। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। यह पुरुषों लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सेशन होता है। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर। पतियों के रंध्रों द्वारा जल डैश क्षति डैश कहलाती है, तो इसे बोला जाता है वाष्प उत्सर्जन। देखिए, पादपों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। यह गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है। वाष्प उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है जो स्टोमा द्वारा होता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करती है। तो देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ये आपका समझा दिया गया है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है, यानी जो हरा जो आप देखिए इस जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पत्ती हो गया या उसके साथ जब पत्ती गिरा देता है तो टहनी में भी हरा देखिए कभी नुगोड़ के नाखून से उसमें हरा हरा छाल दिखाई देगा। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होती है। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण लाइट भी जलाया जाए तब भी होता है। देखिएगा कि आपका कि पृथ्वी पर अधिकांश शैवाल ऑक्सीजन के उत्पादन का ये कारण बनता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पादप द्वारा होता है। पारावैज्ञानिक छाती से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कैरोटीनॉइड होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जबकि श्वसन सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें पादप O2 ग्रहण करता है और CO2 छोड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर उपस्थित एस्टोमेटा यानी छिद्र होता है छोटा छोटा, उसी को बोला जाता है एस्टोमेटा, द्वारा ऑक्सीजन विषित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, डैश व डैश प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कि ग्रीन हाउस गैस हम आपको क्या बताएं कि ग्रीन हाउस गैस के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि पूरी दुनिया में आपका तापमान कुछ % बढ़ा है तो ग्रीन हाउस गैस के कारण है। ग्रीन हाउस गैस में देखिए कि जलवाष्प हो जाएगा आपका 33% सबसे ज़्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड 21%, मीथेन 10% और नाइट्रस ऑक्साइड ये आपका ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। देखिए 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो इसका राइट आंसर आपका जॉन सल्क हो जाएगा, और इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कि पोलियो के टीके की खोज अल्बर्ट साबिल ने किया था, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, और टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। लुई पास्कर ने पाश्चुकृत व हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की। पाश्चुकृत मतलब क्या है, तो ये दूध को पाश्चुकृत बनाया जाता है। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने किया था, अतः इन्हें औषधि विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, सही क्रम चुनिए, तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो कोशिकाएं, ऊतक और अंग प्रणाली। तो देखिए कि सबसे छोटा इसमें कोशिका हो जाएगा, कोशिका के से मिलने के बाद ऊतक बनता है, ऊतक के मिलने के बाद अंग बनता है, अंग के बाद अंग प्रणाली बनता है, पूरा शरीर। तो ये तो पहले भी आप जानते होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए कि कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गेलिसेप्टी होता है नामक जीवाणु है। एक संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका सेरिबोलम देखिए कि गेनुल सेल होता है, और अन्य स्रोतों में कहीं कहीं पे शुक्राणु भी मिलता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे लंबी कोशिका तंत्र यूरोन का होता है, यानी दिमाग में हम लोग का होता है। मानव शरीर असंख्य कोशिकाओं का बना होता है, कोशिका शरीर की इकाई है, तो ये आप देखिएगा। एक सरल उत्पत्ति संरचना कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीचट के द्वारा किया गया था। ऊतकों का समूह अंग कहलाता है। देखिए सबसे पहले कोशिका छोटा अंग है, और कोशिका को मिलाया जाए तो ऊतक बनता है,
और उत्तक को मिलाने के बाद एक अंग बनता है, तो ये याद रखिएगा। मानव शरीर अंगों की कार्य प्रणाली का अध्ययन फाइसियोलॉजी बोला जाता है, तो ये याद रखिए। शरीर का अध्ययन एनाटोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। देखिए कि उदक संवर्धन में डैश को बिट्रो उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विभाजक हो जाएगा। तो उत्तक संवर्धन में विभाजक को बिट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त तैयार किया जाता है पादप। देखिए विभाजक उत्तक ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह उत्तक ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। यह उत्तक स्थिति के आधार पर 3 प्रकार का होता है, एक शीर्ष पश्च विभाजोत्तक, पार्श्व विभाजोत्तक और अंतर वेशी विभाजोत्तक। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में और जाना जाए तो शीर्ष विभाजोत्तक उत्तक जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। इसमें पौधे का प्राथमिक वृद्धि होता है। और पार्श्व विभाजोत्तक में देखिए कि उत्तक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीय वृद्धि करता है। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष छाल के नीचे का कैम्बियम इसका उदाहरण है। देखिए कि अंत सभी विभाजोत्तक उत्तक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। इस तकनीकी में आलू, टहनियाँ, स्ट्रॉबेरी, आर्किड आदि विषाणुमुक्त पादप पाए जाते हैं या बनाया जा सकता है। चलिए अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में सहायक है, तो ये तो आपका जानते ही कि कवक हो जाएगा। देखिए भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में कवक सहायक होता है। और साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो ये याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां हैं, नॉस्टेस्टक, एनाबेला और क्लोथ्रिक्स है। उलोसीरा भी है, तो ये याद रखिएगा। राइबोजियम, क्लोस्ट्रिडियम और नाइट्रोसोमेनल एंटीबायोटिक आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो ये याद रखिएगा। एनाबेला, स्टॉक, एजोला, अल्फा कण और अल्फा अल्फा आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवाल है, तो ये याद रखना है। पौधे में वृद्धि और विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होता है, जो कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। लोग प्रमुख तत्वों में देखिए कि कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आ जाएगा। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, सोना नहीं, लोहा, मोबलिन और मैग्नीज, जिंक, ये सब आ जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है। तो उत्तरदायी उत्तक ऊपर हम लोग देखे हैं लोग, एधा हो जाएगा। तो ये ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं लोग, तो यहाँ पे छोड़ दिया जाए। 78 के बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ग्लाइकोजन हो जाएगा। देखिए ये मानव शरीर में यकृत कार्बोहाइड्रेट उपचार के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण और संचय करता है और जरूरत के हिसाब से ये यूज करता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होता है लोग, देखिएगा, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। तो ये आप याद रखिएगा कि 3 प्रकार का होता है लोग। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है, तो जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण और विटामिन सी का निर्माण, शरीर में संचित ईंधन का कार्य करना, ऑक्सीकारक द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस और कार्य कर अनुवांशिक के नियम प्रतिपादित किए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मटर। तो ये तो हम लोग बार बार देखे हैं लोग, तो राइट आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्क्रिप्शन गिवन। तो यहाँ पे देखिएगा लिस्ट ऑफ द आइटम्स दिया गया है, सॉरी, ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसरेक्टेड एट द मीनिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि ये हो जाएगा एजेंडा। तो एजेंडा का मतलब आप जानते ही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 81 के बाद 82 नंबर। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द टैक्सी और डैश दिया गया है ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस माई फ्लाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द टैक्सी ब्रोक डाउन, यानी कि लेट से आया, इसके कारण इसका एयरपोर्ट में जब पहुंचा तो ऑलरेडी मिस फ्लाइट इसका मिस हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ब्रोक डाउन कार्य नहीं करना, ये हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, इंसर्ट ए डिटरमाइनर इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका ए लिटिल केयर वुड वी हैव द प्रिवेंट द एक्सीडेंट। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग ही इज
अनएबल टू रीड एंड राइट। इसे क्या बोला जाएगा एक वर्ड में, तो इसे बोला जाता है इलिटरेटेड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अनपढ़। जो व्यक्ति ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है तो अनपढ़ ही कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए कि इसका प्राइज का सिनोनिम्स क्या होता है। प्राइज मतलब प्रशंसा करना, और इसका हो जाएगा आपका सी एडमायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका हिंदी भी यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सुफर फ्रॉम द सुफिक्स गिवन बिलो। तो यूज का ये क्या हो जाएगा, तो यूज का आपका फुल हो जाएगा, तो यूजफुल बन जाएगा। इसमें अगर हम लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन फॉलो। 87 से 90 में 90 तक ये बताना है। तो देखिएगा, अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसे एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, या हम ही पढ़ देते हैं। चलिए देखिए, humankind has always reached in the vein from the immigrant elixir of the life, the divine Amrita, daughter of the which was the thought to confirm immortality, but I elixir of the lifeline our hands. For is the commonest of the all liquids, plain water. I remember one day standing on the line which separate the Liberian desert for the valley of the Nile in Egypt. On one side was the visible sea of the Blirong sand without a speak of the green or signal. देखिए कि lying thing anywhere visible on it, और on the other side देखिए कि one of the greatest most fertilized density population area of the found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation। देखिए कि what made his wonderful different, why it is the water of the river Nile। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन है 87 नंबर, why does the author consider the search for the immigrant elixir of the लाइफ इन द वेन। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिकॉज द इलेक्सिस ऑफ द लाइफ लाइन नियर ऑफ द हैंड्स एंड वेरी कॉमन। तो इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 88 नंबर, व्हाट डज द वर्ड स्पीक मीन इन द पैसेज। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ए वेरी स्मॉल स्पॉट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट द अकॉर्डिंग द ऑथर द डिवाइन अमृता। तो इसका राइट आंसर डी सही है, वाटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द बिलियंस मीन इन द एबव पैसेज। तो इसमें देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिए ब्लोइंग का मतलब लहराता हुआ, और सर्गिंग का मतलब उमड़ता हुआ या बढ़ता हुआ, डिकेनिंग का मतलब क्षय होता है, और डिक्लाइन का मतलब घटता हुआ, या रिक्लाइन का मतलब लेटा हुआ। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य देखिए कि वह सायंकाल घूमने जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव क्या होता है। तो भद्र शब्द का आपका हो जाएगा भाला। देखिए तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। तो हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं, आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे तत्सम बोला जाता है, जिससे मोर, फूल, अंगूठा, छत, झरना। और तद्भव का मतलब वो शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुआ था, तद्भव शब्द कहलाते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा बदलाव हो गया है। तो मोर, फूल, अंगूठा, छत ये सब हो जाएगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए चीर मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, बहुत पुराना होता है। तो इसका अगर मीनिंग खोजेंगे लोग तो इसमें देखिए कि नवीन हो जाएगा, नवीन मतलब नया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 93 का। तो ये शब्द देख लीजिए, चीर शब्द का अर्थ सदा हमेशा, जो बहुत दिनों से हो। नवीन शब्द का अर्थ नया, नूतन। जड़ का विलोम शब्द चेतन, स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर, अचल का विलोम शब्द जल होता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। तो देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विश्लेषण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 किलो घी। और इसमें देखिए विशेषण के बारे में, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विश्लेषण बोला जाता है। विशेषण के 4 भाग हैं, गुणवाचक विशेषता, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण तथा सर्वनाम
वाचक विशेषण हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर है। सोना, धतूरा, गेहूं, पारस, अनेकार्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है, तो इसका एक शब्द कनक हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पंडित का पर्यायवाची हो जाएगा, तो पंडित का पर्यायवाची देखिए कि गोविंद, मनीषी, प्रयाग, विचलन, ये सब आपका पंडित का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 से 100 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आंसर चुने। तो देखिएगा थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पूर्वजों ने यदि एक तरफ हमें अनेक संस्कृतियाँ उत्तरदायित्व विरासत में दिए, तो दूसरी तरफ अनेक जीवन मूल्यों की रक्षा का उत्तरदायी भी सौंपा। यदि हम अधिकारों पर हक जताएं और कर्तव्यों की अवहेलना करें तो समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला हो जाएगा। अधिकारों पर अधिकार तभी शोभा देगा जब कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य भी पालन की जाएगी। जीवन मूल्य किसी भी समाज के नींव की ईंट है, समाज का मेरुदंड है, समाज का आदर्श है। इन जीवन मूल्यों में अनास्था का अर्थ है इसका ह्रास, पतन, नैतिक गिरावट। इसके गिरने का अर्थ है समाज की नींव हिलना। यदि समाज का अस्तित्व मिटा तो व्यक्ति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो देखिए 97 का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समाज का अधिकार। देखिए बाकी ये तीनों सच है, समाज की रीढ़ की हड्डी, समाज का आदर्श और समाज की नींव का ईंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला कब हो जाता है, तो देखिए जब हम कर्तव्य की अपेक्षा अधिकारों पर बल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनास्था शब्द का विलोम नास्तिक शब्द है, तो इसका आस्था हो जाएगा, जिसमें अनास्था नहीं होता है तो अनास्था का आस्था हो जाएगा। अस्तित्व का विलोम नास्तिक हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक, और धर्म का अधार्मिक, कर्मठ का आलसी। अंतिम क्वेश्चन है 100वां नंबर क्वेश्चन। मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ जाता है, तो देखिए समाज का अस्तित्व समाप्त होने पर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए हैं लोग अच्छी तरीके से। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ इसे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।